सभी लोगों को नमस्कार मेरी तरफ से। मैं अभिषेक सिंह आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंसल्टिंग पॉइंट ऑफ स्टडी। आज हम लोग एडिटोरियल करंट अफेयर्स वार्षिकी 2024 1 जनवरी 2023 से 7 फरवरी 2024 को कंप्लीट करेंगे। साथ ही इसमें हम अंतरिम बजट 2024 और 25 भी कंप्लीट करेंगे। अब हमारा अध्याय 5 है न्यूज @ 365। राम मंदिर टाइमलाइन के माध्यम से पृष्ठभूमि। टाइमलाइन के माध्यम से पृष्ठभूमि। फर्स्ट पॉइंट है 1528 बाबर के अधीन मुगल कमांडर मीर वाकी द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया। 1859 में ब्रिटिश ने इस स्थल को 2 अलग अलग खंडों में विभाजित किया। मुसलमानों को अंदर प्रार्थना करने की अनुमति दी गई, जबकि हिंदुओं को बाहरी प्रांगण में पूजा करने की अनुमति दी गई। फिर 1862 से 63 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वप्रथम अयोध्या का सर्वेक्षण किया। (1949) सरकार ने इसे विवादित संपत्ति घोषणा किया। 1976 और 77 में बीबी लाल के नेतृत्व में सर्वप्रथम खुदाई किया गया। 1984 में विश्व हिंदू परिषद के तहत विश्व हिंदू मंदिर समिति का गठन किया गया। 1990 में भाजपा ने मंदिर निर्माण के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया। 6 दिसंबर 1992 में भीड़ द्वारा मस्जिद को गिरा दिया गया और हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे। 16 दिसंबर 1992 को केंद्र सरकार ने घटना की जांच के लिए लिब्रान आयोग का गठन किया गया। 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीश की पीठ ने विवादित स्थल को हिंदुओं और मुसलमानों के बीच साझा करने का फैसला सुनाया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि हिंदू मंदिर का निर्माण की देखरेख के लिए जमीन एक ट्रस्ट की सौंपी जाएगी और अयोध्या में ही जमीन का अलग टुकड़ा मुस्लिम समुदायों को भी दिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट गठन किया गया, जिसके सचिव चंपत राय, अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास बनाए गए। नोट: 5 जजों की बेंच द्वारा फैसला और उनके सदस्य निम्नलिखित हैं: CJI रंजन गोगोई, जस्टिस SA बोबड़े, DY चंद्रचूड़, अशोक भूषण, S अब्दुल्ला नजीर। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने मंदिर की आधारशिला रखी। 22 जनवरी 2024 को मंदिर प्रतिष्ठापन। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की विशेषताएं क्या हैं, आइए देखते हैं। मंदिर पारंपरिक नागर शैली से बनाई गई है। वास्तुकार चंद्रकांत V सोमपुरा ने अपने 2 बेटों निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा के साथ मिलकर इसे डिजाइन किया है। लार्सन एंड टूब्रो द्वारा कंपनी निर्मित है। टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी है। पांच मंडप हैं: नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। मंदिर 3 मंजिला है। प्रत्येक मंजिल 20 फीट ऊंची है। इसमें कुल 392 खंबे, 44 दरवाजे हैं। लंबाई 380 फीट पूर्व और पश्चिम में। चौड़ाई हमारी है 250 फीट। ऊंचाई इसकी है 161 फीट। इसे बनाने में लोहा इस्पात का उपयोग नहीं किया गया है। मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री राम का 5 वर्ष का बाल रूप जिसे बालक राम नाम दिया गया है। परिसर के चारों कोनों
पर सूर्य, देव देवी देवता, देवी भगवती, भगवान गणेश, भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिर हैं। उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा को मंदिर है। दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर है। अन्य प्रस्तावित मंदिर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि अगस्त्य, निषादराज, माता शबरी, जटायु, देवी अहिल्या को समर्पित है। नोट नोट क्या है? भगवान राम की 3 मूर्तियों का निर्माण अरुण योगीराज, सत्यनारायण पांडे, गणेश भट्ट ने किया है। अरुण योगी द्वारा 51 इंच की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया है। भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी। हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री लाल कृष्ण आडवाणी को 50वें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है। उनका जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था। वर्ष 1942 में आरएसएस जुड़े और 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 1960 में ऑर्गेनाइजर के सहायक संस्करण के रूप में काम करना शुरू किया। वे नेत्रा उपनाम की एक नियमित सिनेमा कॉलम भी लिखते थे। आपातकाल के दौरान उन्हें बेंगलोर में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने 1979 में द पीपल रिटेयर्ड पुस्तक लिखी। इनकी आत्मकथा किताब का नाम माई कंट्री माई लाइफ है। उन्होंने राम मंदिर के लिए समर्थन पाने के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की। ये यात्रा 25 सितंबर 1990 को शुरू हुई थी। इस यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1990 को रात को समस्तीपुर में गिरफ्तार किए गए। 6 दिसंबर 1992 में रथ यात्रा ने अयोध्या में प्रवेश दिया, जिसमें बाद बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। उनके नेतृत्व में कुछ यात्राएं: जनादेश यात्रा, भारत सुरक्षा यात्रा, स्वर्ण जयंती रथ यात्रा, भारत उदय यात्रा। राजनीतिक कैरियर देखते हैं। 1967 से 1970 तक दिल्ली महानगर परिषद के अध्यक्ष चुने गए। अप्रैल 1970 से जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए। 1962 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष और 1986 में भाजपा के अध्यक्ष बने। 1970 में जनता पार्टी सत्ता में आई और वो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री बने। राज्यसभा के सदन के नेता भी चुने। 1989 में पहली बार नई दिल्ली सीट में 9वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। वे 7 बार लोकसभा, 1 बार नई दिल्ली और 6 बार गांधीनगर सीट से और 4 बार राज्यसभा के सदस्य बने हैं। 2002 में 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। 1998 2004 तक भारत के गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। 2009 से 9 में भाजपा के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार रहे। 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर 100वें जन्म वर्ष की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की। इनके बारे में है: इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को पिथौजिया गांव, अब कर्पूरी ग्राम, समस्तीपुर में हुआ। 17 फरवरी 1998 का इनका निधन हो गया। जननायक के नाम से लोकप्रिय और सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक रहे। सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने 1952 में ताजपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की। वे 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से, फिर 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक जनता पार्टी से। 1970 से थोड़े समय के लिए वे सांसद भी बने। 5 मार्च 1967 से
28 जनवरी 1968 तक बिहार के शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। मैट्रिक शिक्षा अंग्रेजी के अनिवार्य विषय के रूप में हटा दिया। उन्होंने 1970 में बिहार पूर्ण शराबबंदी लागू किया। कर्पूरी ठाकुर फार्मूला ने 1978 में 26% आरक्षण प्रदान करने, जिसमें ओबीसी को 12 हिस्सा मिला और ओबीसी के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 8%, महिलाओं को 3, उच्च जाति के वर्गों को 3% हिस्सा मिला। भारत रत्न के बारे में जानते हैं। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 1954 में गठित किया गया। किसी विशेष वर्ष में वार्षिक पुरस्कारों की संख्या अधिकतम 3 सीमित है। पुरस्कार में कोई आर्थिक अनुदान नहीं दिया जाता है। मानव प्रयास को किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या फिर उच्चतम स्तर के प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया जाता है। 1954 में पहले प्राप्तकर्ता श्री राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन थे। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पाने वाले 49वें व्यक्ति हैं। 16वां वित्त आयोग। भारत सरकार ने भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी से अनुच्छेद 280 फर्स्ट के तहत 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया। अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। सचिव हैं ऋतिक रंजनम पांडे। सदस्य हमारे हैं अजय नारायण झा, सौम्या कांति घोष, एनी जॉर्ज मैथ्यू एवं निरंजन राजाध्यक्ष। कार्यक्षेत्र आइए देखते हैं। फर्स्ट हमारा है वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्य सरकारों के वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना। सेकंड पॉइंट, इसके अतिरिक्त केंद्र और राज्य के बीच करों के बंटवारे की सिफारिश करना, राज्यों के बीच इन करों के विवरण को निर्धारित करने सिद्धांत का निर्धारण करना। थर्ड है हमारा भारत की संचित निधि की राज्य की सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को स्थापना करना। नोट, आयोग आपदा प्रबंधन के वित्त पोषण की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करेगा, उस समीक्षा को उचित सिफारिश करेगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह थे। इनकी अध्यक्ष अवधि 2020 से 21 से 2025 से 26 तक है। 16वां वित्त आयोग 5वें साल की अवधि 2026 से 27, 2030 से 31 तक के लिए गठित किया गया है। इसकी अवधि 1 अप्रैल 2026 से शुरू की गई है। इसकी अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक सौंपनी है। फिर चौथा पॉइंट है कि 16वें वित्त आयोग के लिए संयुक्त सचिव में 2 पद और आर्थिक सलाहकार 1 पद सृजित किया गया है। डिजिटल विज्ञापन नीति 2023। आइए इसके बारे में जानते हैं। नोडल मंत्रालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय। नीति आयोग का उद्देश्य डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में अभियान चलाने के लिए केंद्रीय संचार ब्यूरो CBC के सक्षम सशक्त बनाना है। इस नीति की विशेषताएं, CBC सरकारी विज्ञापनों के लिए 5 प्रकार की संस्थाओं को सूचीबद्ध करेगा। ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म, डिजिटल ऑडियो प्लेटफॉर्म, इंटरनेट वेबसाइट और मोबाइल ऐप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डिजिटल अभियानों के लिए मीडिया एजेंसियां। सेकंड पॉइंट है हमारा CBC के साथ पैनल में शामिल होने के लिए वेबसाइटों और मोबाइल एप्लीकेशन के 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला हमारा 20 मिलियन से अधिक अद्वितीय उपयोगकर्ताओं के A+, 10 से 20 मिलियन को अद्वितीय उपयोगकर्ता A, 5 से 10 मिलियन के बीच अद्वितीय उपयोगकर्ता B और 25 से 5 मिलियन के बीच अद्वितीय उपयोगकर्ता C। तीसरा पॉइंट है OTT प्लेटफॉर्म को 2 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। फर्स्ट पॉइंट हमारा 2.5 मिलियन से अधिक अद्वितीय उपयोगकर्ता A, 0.5 से 2.5 मिलियन के बीच अद्वितीय उपयोगकर्ता B। चौथा हमारा पॉइंट है ये नीति CBC के नए विधिवत गठित समिति की मंजूरी के साथ डिजिटल क्षेत्र के नए नवोन्मेषी समाचार प्लेटफॉर्म पर शामिल होने का अधिकार प्राप्त देती है। पारदर्शिता और क्षमता सुनिश्चित करने हेतु दर्शक खोज द रेट डिस्कवरी के लिए प्रतिस्पर्धी बोली शुरुआत की गई है।
खोजी गई दरें 3 साल खोजी गई दरें 3 साल तक वैध रहेंगी, सभी पात्र एजेंसियों पर लागू होंगी। लीगो इंडिया प्रोजेक्ट लेजर इंटरफेरोमीटर्स ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी भारत वर्ल्ड वाइड नेटवर्क के रूप में एक भाग के रूप में नियोजित उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला है। ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में स्थित है। इसका इसका निर्माण परमाणु ऊर्जा विभाग एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन NSF USA के साथ एक समझौते ज्ञापन EMOU के तहत किया जाएगा। अत्यधिक संवेदनशील LIGO उपकरण द्वारा सैकड़ों लाखों प्रकाश वर्ष दूर तक आकाशगंगाओं को गुरुत्वाकर्षण तरंगों तक पता लगाया जा सकता है। गुरुत्वाकर्षण तरंगें अंतरिक्ष समय के ताने बाने में तरंगें जो प्रकाश की गति से यात्रा करती हैं, वे ब्लैक होल या फिर न्यूट्रॉन सितारों जैसी विशाल वस्तुओं की गति के निर्मित होते हैं, जो कक्षा में या एक या दूसरे टकराने से गुरुत्वाकर्षण तरंगें उत्पन्न करती हैं। गुरुत्वाकर्षण तरंगें बेहद कमजोर होती हैं और उनका पता लगाना मुश्किल होता है। आइंस्टीन के समय सापेक्षता सिद्धांत द्वारा इसकी भविष्यवाणी की गई है। 2015 में पहली बार देखी गई है। LIGO भारत दुनिया का सबसे दक्षिणी गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर है। प्रोजेक्ट लिसा और LIGO इंडिया मिलकर ब्लैक होल को मापेंगे। ये छठी गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला है और बाकी 5 निम्नलिखित हैं: LIGO हैनफोर्ड USA, यूरोपीय विर्गो इटली, कागरा जापान, LIGO लिविंगस्टन्स USA, GU 600 जर्मनी। अविश्वास प्रस्ताव चर्चा में ये केवल सरकार के विश्वास को परखने के लिए लोकसभा में पेश किया जाने वाला प्रस्ताव है। हाल ही में मोदी सरकार ने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव NCM लाया गया, लेकिन वह प्रस्ताव लोकसभा में पास नहीं किया गया। इसके बारे में इसे केवल संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है। ये प्रक्रिया लोकसभा के नियम 198 के तहत निर्दिष्ट है। न्यूनतम 50 सदस्यों के प्रस्ताव का समर्थन जरूरी होता है। स्पीकर चर्चा के लिए तारीख की घोषणा करते हैं और ये प्रस्ताव स्वीकार होने के लिए 10 दिन के भीतर होना चाहिए। इससे जुड़े तथ्य देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में आचार्य JB कृपलानी द्वारा लाया गया था। सबसे ज़्यादा 15 अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ लाए गए हैं। अब तक 29 अविश्वास प्रस्ताव पेश किए गए हैं। फिर 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव। पहले देखते हैं राजस्थान। विधानसभा सीट 200 है। दल है उधर सीट वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी 100 सीटें 115 मिली हैं। वोट प्रतिशत 41.69%। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 70 सीटें 39.53% वोट हासिल किए इन्होंने। नोट: राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एक सीट उम्मीदवार की मृत्यु के कारण 199 सीट पर चुनाव कराया गया। कांग्रेस ने 69 सीटें जीती हैं, लेकिन बाद में शेष एक सीट जीत ली। कुल संख्या 70 हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद वेरवा। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा 230 हैं। यहाँ पे 163 भारतीय जनता ने जीती हैं। यहाँ पे 48.55% वोट बीजेपी को मिला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहाँ पे 66 सीटें जीती हैं। कांग्रेस ने 40% वोट मिला है। मुख्यमंत्री मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला। छत्तीसगढ़ विधानसभा 90 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी 54 सीटें जीती हैं। यहाँ पे वोट मिला है
46.27। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 35 सीटें जीती हैं, 42.23% वोट हासिल किया है। मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, अरुण साव। तेलंगाना विधानसभा 119 सीटें हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 64 मिली है। यहाँ पे उनको 39.4% वोट हासिल हुआ। भारत राष्ट्र समिति को 39 सीटें मिली हैं। यहाँ पे 37.35% वोट उनको शेयर गया। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू। मिजोरम विधानसभा सीट 40 है। यहाँ पे दल और सीटें वोट मिजोरम पीपल्स मूवमेंट 27 सीटें जीता है, 37.86%। मिजो नेशनल फ्रंट 10 सीटें जीता है, 35.10% वोट। मुख्यमंत्री हैं पुलाल दुहोम, मिजोरम के छठे मुख्यमंत्री हैं। रोबोटिक्स के लिए राष्ट्रीय रणनीति, नोडल मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। उद्देश्य 2030 तक भारत को वैश्विक रोबोटिक्स लीडर बनाना। विशेषताएं क्या है? रोबोटिक्स के लिए 4 मुख्य क्षेत्रों में पहचान, विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, राष्ट्रीय सुरक्षा। सेकंड पॉइंट है राष्ट्रीय रोबोटिक्स मिशन वित्तीय एवं गैर राजकोषीय दोनों तरह से नवाचार का समर्थन करेगा। थर्ड पॉइंट है मूलभूत और व्यवहारिक अनुसंधान के लिए रोबोटिक्स में उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण। चौथा पॉइंट है अनुप्रयोग आधारित अनुसंधान में निजी क्षेत्र को भागीदारी। पांचवा है रोबोटिक्स प्रौद्योगिकी के उचित प्रशासन और विनियमन के लिए रोबोटिक्स इनोवेशन यूनिट्स नेतृत्व विनियामक ढांचा स्थापित किया जाएगा। छठा पॉइंट है स्टार्टअप को सलाहकारी सहायता, उच्च शिक्षा संस्थानों को अनुसंधान क्षमता का उपयोग रोबोटिक्स उद्योग के क्षेत्र में विकसित करना। सातवां पॉइंट है घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाएगा। रोबोटिक्स स्टार्टअप के लिए फंडिंग तंत्र के साथ साथ निर्यात को भी बढ़ावा देना। राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप नीति परिभाषा, डीप टेक उन्नत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को संदर्भित करता है जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक इंजीनियरिंग नवाचारों पर आधारित है, जैसे मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि। उद्देश्य डीप टेक स्टार्टअप के सामने आने वाली चुनौतियों को समाधान करने के लिए परिस्थितियों तंत्र को बढ़ाने के लिए निश्चित नीतिगत हस्तक्षेप प्रदान करेगा। 4 स्तंभों पर आधारित दृष्टिकोण। फर्स्ट हमारा भारत के आर्थिक भविष्य की सुरक्षित करना। सेकंड पॉइंट है ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर प्रगति। तीसरा पॉइंट है आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से राष्ट्रीय क्षमता पर संप्रभुता को मजबूत करना। चौथा पॉइंट है नैतिक नव परिवर्तन को प्रोत्साहित करना। इस नीति की विशेषताएं क्या है? फर्स्ट पॉइंट है अनुसंधान विकास और नवाचार का पोषण। सेकंड है बौद्धिक संपदा व्यवस्था को मजबूत करना। तीसरा पॉइंट है फंडिंग तक पहुंच को सुगम बनाना। चौथा पॉइंट है बुनियादी ढांचे तक पहुंच और संसाधन साझाकरण का सक्षम करना। पांचवा पॉइंट है अनुकूल विनिमय मानक प्रमाणन बनाना। छठा पॉइंट हमारा मानव संसाधन को आकर्षित करना, क्षमता निर्माण करना शुरू करना। सातवां पॉइंट है खरीद और अधिग्रहण को बढ़ावा देना। आठवां पॉइंट है नीति और कार्यक्रम अंतर संबंधों को बढ़ाना। डीप टेक स्टार्टअप का पोषण है। भारत मालदीव संबंध देखते हैं, आइए। पृष्ठभूमि मालदीव को 1965 में ब्रिटिश से आज़ादी मिली। भारत मालदीव को सर्वप्रथम मान्यता देने वाला देशों में से एक था। भारत ने 1972 में CDA और 1980 में रेजिडेंट हाई कमिश्नर के स्तर पर अपना मिशन स्थापित किया। मालदीव नवंबर 2004 में नई दिल्ली में पूर्णकाल के रूप में उच्च आयोग खोला। हाल में ही राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने नेतृत्व में मालदीव की एक नई सरकार बनी। उन्हें चीन समर्थक माना जाता है।
हाल की घटनाएं देखते हैं। हाल की घटनाएं, मुइज़्ज़ सरकार ने अपने सैन्य कर्मियों को 15 मार्च तक वापस बुलाने को कहा। मुइज़्ज़ सरकार ने मंत्रियों द्वारा पीएम मोदी और भारत के खिलाफ गैर राजनीतिक शब्दों का इस्तेमाल किया। आमतौर पर मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अपने पहले विदेशी दौरे के रूप में भारत का दौरा करते हैं, लेकिन मोहम्मद मुइज़्ज़ ने चीन का दौरा किया। व्यापक रूप से रणनीति सहकारी समझौते पर संबंध में 20 समझौते हस्ताक्षर किए। संबंधों का विश्लेषण आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, मालदीव मिनिकॉय से लगभग 70 समुद्री मील, भारत के पश्चिमी तट से 300 समुद्री मील दूर है। ऑपरेशन कैक्ट्स के तहत भारत ने 1988 में मालदीव के तख्तापलट को रोका। ऑपरेशन नीर के तहत भारत ने 2014 के मामले में जल संकट के दौरान मालदीव को सहायता प्रदान की। 2004 में सुनामी के दौरान भारत ने मालदीव की सहायता प्रदान की। भारत ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए $500 मिलियन की बुनियादी ढांचा परियोजना के हस्ताक्षर किया। भारत मालदीव द्विपक्षीय व्यापार $20 मिलियन से अधिक का है। सातवां पॉइंट है, मालदीव में भारत से सबसे अधिक पर्यटक जाते हैं। विशेष राज्य श्रेणी का दर्जा, बिहार की मांग के बाद विशेष राज्य का दर्जा SCS एक बार फिर चर्चा में। SCS को 1969 में 5वें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश पर किया गया था। यह राज्यों में विकास की सहायता के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया गया एक वर्गीकरण है। SCS के लिए मानदंड पहाड़ी और कठिन इलाका, कम जनसंख्या घनत्व और जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के समीप, रणनीतिक स्थान, आर्थिक एवं ढांचागत पिछड़ापन, राज्य के वित्तीय गैर व्यवहारिक प्रकृति। नोट, उपरोक्त मानदंड गॉडगिल फार्मूला पर आधारित है। SCS के लाभ, केंद्र प्रायोजित योजना की आवश्यक धनराशि का 90% केंद्र वहन करता है। सेकंड है, खर्च न किया गया पैसा लैप्स नहीं होता है, अगले वित्तीय वर्ष में चला जाता है। राज्यों के अन्य महत्वपूर्ण रियायतें भी प्रदान की जाती हैं, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी आदि में रियासत। चौथा पॉइंट है, केंद्र के सकल बजट का लगभग 30% भी उनके पास जाता है। वर्तमान SCS राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सिक्किम, उत्तराखंड, मेघालय, हिमाचल प्रदेश। नोट क्या है, 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद SCS का एक अस्तित्व समाप्त हो गया। भारत में अपराध रिपोर्ट 2022। ये रिपोर्ट राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा 2022 के लिए भारत में अपराध रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या है, 2022 में कुल 58.54 लाख संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए, जिनमें से 35.61 लाख भारतीय दंड संहिता IPC अपराध, 22.63 लाख विशेष और स्थानीय कानून अपराध शामिल हैं। वर्ष 2021 की तुलना के मामले में पंजीकृत में 4.5% गिरावट थी। प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर 2021 445.9 से घटकर 2022 से 422.2 हो गई है। हत्या के कुल 28,522 मामले दर्ज किए गए हैं। 2021 की तुलना में 2.6 की गिरावट की दर्ज की गई है।
हत्या के कुल 28,522 मामले दर्ज किए गए। 2021 की जनगणना 2021 की तुलना में 2 6% की गिरावट दर्ज की गई। अपहरण के कुल 1.07 लाख मामले दर्ज किए गए, जिसमें 5.8% की वृद्धि हुई। 2022 के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपहरण अपराध के 4.45 लाख मामले दर्ज किए गए। 2022 के प्रति लाख महिला जनसंख्या पर अपराध दर 64.4% थी। दिल्ली देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर शीर्ष पर है, जबकि उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराध की संख्या सबसे आगे है। SC/ST के खिलाफ अपराध के मामले में 3 प्रमुख राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना हैं। लगातार तीसरे वर्ष कोलकाता भारत में सबसे सुरक्षित शहर के रूप में उभरा है। उसके बाद पुणे और हैदराबाद में रहे। महाराष्ट्र के सबसे अधिक आत्महत्याएं हुई। इसके बाद तमिलनाडु और मध्य प्रदेश का स्थान रहा। जानवरों के हमलों के कारण मरने वालों और घायल होने वालों लोगों की संख्या 59% वृद्धि हुई। महाराष्ट्र में ऐसे सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए। नोट: NCRB की स्थापना 1986 में हुई थी। ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है या आता है। NCRB ने 4 रिपोर्टों में प्रकाशित भारत में आकस्मिक मौतें और आत्महत्याएं, जेल सांख्यिकी, गुमशुदा महिलाओं और बच्चों की रिपोर्ट, आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2023। आइए उसको देखते हैं। ये रिपोर्ट मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। ये रिपोर्ट 2022-23 के लिए दूध, अंडा, मांस और ऊन उत्पादन का अनुमान लेकर आई है। सेकंड है दुग्ध उत्पादन। 2022-23 के दौरान दुग्ध उत्पादन 230.58 मिलियन टन अनुमानित है। कुल दूध का उत्पादन के मामले में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर रहा है। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 459 ग्राम प्रतिदिन है। शीर्ष 3 दूध उत्पादन राज्य हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। विकास की दृष्टि से 30 राज्य हैं कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। 3 राज्य प्रति दूध उपलब्धता में हमारा है पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। अंडा उत्पादन में 2022-23 के दौरान देश में कुल अंडा उत्पादन 138 बिलियन होने का अनुमान है। कुल अंडा उत्पादन के मामले में भारत दुनिया के तीसरे स्थान पर है। प्रति अंडा व्यक्ति की उपलब्धता में 101 अंडे हैं। शीर्ष 3 अंडा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना। वर्ष 2022-23 में प्रति व्यक्ति उपलब्धता आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। थर्ड पॉइंट है हमारा मांस उत्पादन। 2022 और 23 के दौरान देश में कुल मांस उत्पादन 9.77 मिलियन टन है। कुल मांस उत्पादन के मामले में भारत विश्व को 8वें स्थान पर है। शीर्ष पर हमारा मांस उत्पादन में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र है। प्रति व्यक्ति मांस उपलब्धता में 7.10 किलोग्राम प्रति वर्ष है। फिर हमारा चौथा पॉइंट ऊन उत्पादन में देखते हैं। 22 और 23 के देश में कुल ऊन उत्पादन 33.61 मिलियन किलोग्राम। 2016-17 से ये 43.54 मिलियन टन था। शीर्ष 9 ऊन उत्पादकों राज्यों केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान 47.98, जम्मू और कश्मीर में 22.5 और गुजरात में हमारा 6.0% है। आइए देखते हैं कोप 28 क्या है। कोप 28
यूनी यूएनएफसीसीसी की पार्टियों के सम्मेलन का 28वां सत्र 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया। कोप 28 के नतीजे 4 स्तंभों के अंतर्गत शामिल हैं। पहला स्तंभ एक उचित, व्यवस्थित और न्यायसंगत ऊर्जा परिवर्तन तेजी से ट्रैक करना। 2030 तक दुनिया की स्थापित नवीकरण ऊर्जा को उत्पादन क्षमता को 3 गुना से कम 11,000 गीगावाट तक करना है। 2030 तक हर साल तक क्षमता में सुधार के औसत वैश्विक दर 2% से अधिक दोगुनी होकर 4% हो जाएगी। अगला पॉइंट है तेल और गैस डिकार्बोनाइजेशन चार्टर के 52 हस्ताक्षरकर्ता 2050 तक शून्य संचालन के प्रतिबद्ध हैं। फ्रांस के नेतृत्व में कोल ट्रांजिशन एक्सेलरेटर लॉन्च किया जाएगा, जो कोयले को स्वच्छ ऊर्जा के रूप में संक्रमण की सुविधा प्रदान करेगा। सेकंड पॉइंट है दूसरा स्तंभ जलवायु वित्त को ठीक करना है। वैश्विक जलवायु वित्त ढांचे पर घोषणा, हानि एवं क्षति लॉस एंड डैमेज निधि का संचालन, ग्लोबल कूलिंग प्रतिज्ञा 66 राष्ट्रीय हस्ताक्षरकर्ता 2050 तक शीतलन संबंधी उत्सर्जन 68% की कमी के लिए प्रतिबद्ध है, हालांकि भारत इसमें शामिल नहीं हुआ है। थर्ड पॉइंट है तीसरा स्तंभ लोगों, जीवन, आजीविका पर ध्यान केंद्रित करना। शर्म अल शेख अनुकूल एजेंडा की पहली कार्यान्वयन रिपोर्ट जारी की गई है। जलवायु राहत, पुनर्प्राप्ति और शांति पर कोप 28 यूएई घोषणा का समर्थन है। 141 जलवायु और स्वास्थ्य पर घोषणाओं में शामिल हुए। सतत कृषि, लचीली खाद्य प्रणाली और जलवायु कार्रवाई पर संयुक्त अरब अमीरात घोषणा शुभारंभ। COP 28 जलवायु, प्रकृति और लोगों के लिए संयुक्त वक्तव्य। जलवायु कार्रवाई के लिए गठबंधन फॉर हाई एम्बिशन मल्टी लेवल पार्टनरशिप लॉन्च किया गया। हमारा चौथा पॉइंट है चौथा स्तंभ हर चीज को पूर्ण समावेशित के साथ रेखांकित करना। युवा जलवायु चैंपियन की नियुक्ति। COP 28 जेंडर रिस्पॉन्सिव जस्ट ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन पार्टनरशिप लॉन्च की गई है। जलवायु कार्रवाई की पहल के लिए खिलो रणनीति की प्रस्तुति। नोट, COP 28 जलवायु शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को लड़ने के लिए मदद करने के लिए कमजोर देशों के लिए नुकसान और क्षति कोष को मंजूरी दी गई है। इस कोष में यूएई ने $100 मिलियन, यूरोपीय संघ ने $275 मिलियन, यूएसए ने 17.5 मिलियन डॉलर, जापानी ने $10 मिलियन योगदान देने का वादा किया तथा इसका प्रबंध विश्व बैंक द्वारा किया जाएगा। COP 28 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में COP 33 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में करने का प्रस्ताव दिया। फिर हमारा ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट पहल। PM नरेंद्र मोदी ने दुबई में COP 28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में स्वीडन के PM उल्फ क्रिस्टरसन मुंजाबिक के राष्ट्रपति फिलिप जेंसेटो न्यूशी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल के साथ ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का वेब पोर्टल लॉन्च किया। ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव GGCI को क्रेडिट के पारिस्थितिकी परिवर्तन के लिए वैश्विक मंच के रूप में जाना जाता है। ग्रीन क्रेडिट कार्ड पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली गतिविधियों
में लगे व्यक्तियों को संसाधन सॉरी संस्थाओं को प्रदान की जाने वाली प्रशासन इकाई है। उद्देश्य इसका है विज्ञान पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने वाली गतिविधियों के पीछे के विज्ञान का पता लगाया और समझाया जा सकता है। नीति इसकी क्या है? पर्यावरण कार्यों को प्रोत्साहित करने में विभिन्न नीति उपकरणों की प्राथमिकता प्रभावकारिता का पता लगाया जा सकता है। अभ्यास देखते हैं इसका। फर्स्ट हमारा एक सामान्य मूल श्रृंखला बनाना है। दूसरा, हितधारकों को एक बाजार के माध्यम से जोड़ना या कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। कुल 8 क्षेत्रों में क्रेडिट सिस्टम का फोकस होगा। वृक्षारोपण, सेकंड पानी, थर्ड हमारा सतत कृषि और हमारा है अपशिष्ट प्रबंधन। 5वां है वायु प्रदूषण में कमी, मैंग्रोव संरक्षण एवं पुनरुत्थान। 7वां हमारा है इको मार्ग। 8वां टिकाऊ भवन और बुनियादी ढांचा। पहली बार केंद्रीय बजट 2023-24 में ग्लोबल ग्रीन पहल की घोषणा की गई है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अक्टूबर में ग्रीन क्रेडिट के नियमों के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी, आत्मनिर्भर, नवोन्मेषी बनाने का लक्ष्य उद्देश्य का चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में वर्तमान $11 बिलियन से बढ़ाकर 2030 तक से $50 बिलियन तक करना है। दूसरा, हमारा अगले 25 वर्षों में बढ़ते वैश्विक बाजार में 10 से 12% हिस्सेदारी हासिल करके चिकित्सा उपकरणों के निर्माण, नवाचार वैश्विक नेता के रूप में बढ़ना। फिर हमारा तीसरा पॉइंट है कि बड़े चिकित्सा उपकरण पार्कों सामूहिक समूह की स्थापना और सुदृढ़ीकरण। उसके बाद हमारा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना और प्लग एंड प्ले बुनियादी ढांचे पर फॉर्म। फिर हमारा 5वां पॉइंट है विदेशी शैक्षणिक और औद्योगिक संगठनों के साथ साझेदारी। 6ठा पॉइंट है चिकित्सा उपकरण के क्षेत्र में पेशेवर की स्किलिंग, रीस्किलिंग और एवं अपस्किलिंग। 7वां पॉइंट है उत्पाद नवाचार उपायों के साथ सुरक्षा को संतुलित करना। उसके बाद पीएम जनमन योजना, आइए उसको देखते हैं। प्रधानमंत्री जनजाति आवासीय न्याय महाअभियान 15 नवंबर 2023 जनजातीय गौरव दिवस के रूप में शुरू किया है। कुल शुल्क परिव्यय है 24,104 करोड़ रुपए। ये योजना 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित है। अवधि इसकी है 2023 से 24 और 25 से 26 तक। इसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीबीटीजी के सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना। योजना इस पर केंद्रित है। पक्के मकानों का प्रावधान। सेकंड है पाइप से जलापूर्ति, दवा लागत के साथ मोबाइल मेडिकल इकाइयाँ, संपर्क सड़कें, छात्रावासों को निर्माण एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल को बढ़ावा देना। 0.3 किलोवाट हाफ ग्रिड प्रणाली का प्रावधान करना। मोबाइल टावरों की स्थापना, बहुउद्देशीय केंद्रों का निर्माण। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 22 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया है। इसके तहत 1 करोड़ घरों को रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। 2026 तक 40 गीगावाट की संचयी छत स्थापित क्षमता हासिल करना, जो वर्तमान में लगभग 11.08 गीगावाट दिसंबर 2023 है। प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। छत पर लगे सौर यंत्र में अधिशेष और सौर ऊर्जा इकाइयों को ग्रिड के निर्यात किया जा सकता है। फिर हमारा डाकघर अधिनियम 2023 ये
अधिनियम भारतीय डाकघर अधिनियम 1998 का स्थान लेगा। अधिनियम की मुख्य विशेषताएं: सरकार को पत्र संप्रेषित करने के विशेष विशेषाधिकार नहीं होगा। भारतीय डाक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं नियमों के अंतर्गत निर्धारित की जाएंगी। डाक सेवाओं के लिए महानिदेशक को भारतीय डाक का प्रमुख नियुक्त किया जाएगा। सरकार राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था सहित निर्दिष्ट आधारों पर इंडिया पोस्ट के माध्यम से प्रोत्साहित किसी लेखक को रोक सकती है। राइट। दूरसंचार अधिनियम 2023, ये अधिनियम भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1933 का स्थान लेगा। प्रमुख विशेषताएं क्या है? ये केंद्र सरकार से पूर्व प्राधिकरण की विशेष आवश्यकताएं होती हैं। दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना, नेटवर्क स्थापित करना, संचालित करना, रखरखाव करना या विस्तार करना, रेडियो उपकरण रखना, या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संदेशों या संदेशों का एक वर्ग को कुछ आधारों पर रोका जा सकता है, मॉनिटर किया जा सकता है या अवरुद्ध किया जा सकता है। निर्दिष्ट उपयोगों को छोड़कर स्पेक्ट्रम नीलामी द्वारा आवंटित किया जाएगा। दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं को शिकायतों के पंजीकरण और निर्माण के लिए एक ऑनलाइन तंत्र स्थापित करना होगा। दूरसंचार अवसंरचना बिछाने वाली संस्थाएं सार्वजनिक या फिर निजी संपत्ति पर राष्ट्रीय अधिकार मांग सकती हैं। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को डिजिटल भारत निधि कहा जाएगा, जो दूरसंचार के अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देगा। 30 से 25 वर्ष के पेशेवर अनुभव वाले व्यक्ति क्रमशः TERI के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में काम करेगा। अपराध और दंड प्राधिकरण के बिना दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने या फिर अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए 3 साल तक की कैद या 2 करोड़ तक का जुर्माना दोनों, या प्राधिकरण के नियमों शर्तों का उल्लंघन करने पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना नागरिक जुर्माना होगा। अनधिकृत उपकरण रखने 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। से अलग पॉइंट हमारा कह रहा है कि केंद्र सरकार अगले अपराधों के खिलाफ जांच करने और आदेश पारित करने के लिए एक निर्णायक अधिकारी नियुक्त करेगी। इस आदेशों के खिलाफ 3 मुकदमों के भीतर अपील समिति के समक्ष अपील की जा सकती है। इजराइल हमास युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने ऑपरेशन तूफान अल अक्सा के तहत इजराइल पर हमला किया। ऑपरेशन आयरन स्वाइट्स के तहत इजराइल ने जवाबी हमला किया। भारत ने इजराइल से नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया। हमास और इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन की स्थापना 1987 में कार्यकर्ता अहमद यासीन द्वारा गाजा में की गई थी। कुछ संबंधित तथ्य हैं। इजराइल 1948 से स्वतंत्र हुआ और कई युद्ध लड़े। फर्स्ट सेकंड हमारा अरब इजराइल युद्ध 1948, सुएज नहर संकट 1956, 6 दिवसीय युद्ध 1967, ओस्लो समझौता 1993, 2 राज्य समाधान का कार्यान्वयन, अब्राहम समझौता 2020, ये इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच शांति समझौता। वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023, 12 दिसंबर 1996 को या उससे पहले वन उपयोग से गैर वन में परिवर्तित भूमि पर लागू। अधिनियम के तहत निम्नलिखित छूट: रेल लाइन या फिर सार्वजनिक सड़क के किनारे वन भूमि, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ 100 किलोमीटर के भीतर स्थित भूमि, गतिविधियों जैसे चिड़ियाघर, सफारी, इको पर्यटन, सिल्वीकल्चर
और केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कई अन्य उद्देश्य वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता परियोजनाओं के लिए 5 हेक्टेयर तक वन भूमि का प्रस्तावित। नोट, ये अधिनियम वन संरक्षण अधिनियम 1980 को संशोधित किया गया। भारतीय अंतरिक्ष नीति, इसका उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों को निवेश और भागीदारी को बढ़ावा देना, भविष्य में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 10% तक बढ़ाने का ध्यान दिया है। बढ़ाने पर ध्यान, इसमें ये नीति 4 विशिष्ट संबंधित इकाइयों को बनाती हैं। इसरो रिसर्च इनोवेशन पर फोकस करेगा। इन स्पेस भारतीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र सभी अंतरिक्ष गतिविधियों के प्राधिकरण के लिए एकल खिलाड़ी एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। सेकंड हमारा है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NCIL प्रौद्योगिकियों का व्यवसायीकरण करेगा। हमारा पॉइंट नंबर D, अंतरिक्ष विभाग की नीति को लागू करेगा और सुरक्षित एवं टिकाऊ अंतरिक्ष संचालन के लिए एक रूपरेखा स्थापित करेगा। नोट, भारत में निजी तौर पर विकसित पहला रॉकेट वर्ष 2022 में विक्रम S है, जिसके मिशन प्रारंभ के तहत लॉन्च किया गया है। इसे स्काई रूट एयरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है। भारत कनाडा संबंध चर्चा में कनाडाई PM ने भारत का खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के शामिल होने का आरोप लगाया। 5 आइज इंटेलिजेंट अलायंस USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड सदस्य द्वारा समझौता की खुफियों की जानकारी पर ये आरोप लगाया है। वित्त वर्ष 2022-23 $8.16 मिलियन में कनाडा भारत का 35वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। कनाडा भारत में 18वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। पृष्ठभूमि देखते हैं। भारत कनाडा राजनयिक संबंध 1947 में अस्तित्व में आया। 1985 में टोरंटो से लंदन जा रही एयर इंडिया की उड़ान संख्या 122 पर सिख अलगाववादी जो कनाडा स्थित है ने बम विस्फोट की, जिसमें 329 लोग मारे गए थे। 2010 में असम में परमाणु समझौता, 2015 में रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। फिर जाति आधारित जनगणना, ये हमारा मेन पॉइंट है, इसको भी देखते हैं। बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति गणना आधारित रिपोर्ट जारी की। इस गणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 13.07 करोड़ है। सर्वेक्षण के अनुसार अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC 36.01%, पिछड़ा वर्ग BC हमारा है 27.12% अनुसूचित जात और 19.65 हमारा है अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति वर्ग जो हमारा 1.68%, सामान्य वर्ग हमारा 15.52% है। इस सर्वेक्षण के आधार पर बिहार सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों को वंचित जातियों के लिए 50 से बढ़ाकर 65% कर दी है, जिससे राज्य में कुल आरक्षण 75% हो जाएगा। बिहार सरकार ने कहा कि पूर्ण पैमाने पर जनगणना नहीं है, बल्कि एक सामाजिक सर्वेक्षण है। अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना एक संघ का विषय है। पृष्ठभूमि देखते हैं। आखिरी बार SECC के रूप में जाति जनगणना 1931 में आयोजित की गई थी। आज़ादी के बाद 2011 में
आज़ादी के 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति गणना हुई, लेकिन जाति गणना के आंकड़े जारी नहीं किए गए। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग मंडल आयोग में गठित 1980 के प्रतिवेदन समर्पित 1990 में लागू किया गया ने अनुमान लगाया कि ओबीसी आबादी 52% है। डीप ओशन मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एमएसएमई की एक महत्वपूर्ण एमओईएस की महत्वपूर्ण पहल है। 5 वर्ष की अवधि के लिए अनुमानित लागत 4,077 करोड़ है। उद्देश्य हिंद महासागर के पॉलीमेटेलिक नोड्यूल निकालना, मानवयुक्त पनडुब्बी वाहन, मत्स्य 6,000 में 3 व्यक्तियों को समुद्र से 6,000 मीटर की गहराई को भेजेगा। गहरे समुद्र के वनस्पतियों जीवों जैव पूर्वेक्षण, अपतटीय महासागर थर्मल ऊर्जा रूपांतरण के लिए इंजीनियरिंग की डिजाइन। 5वां है महासागर जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाओं का विकास। भारत की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति देश की सुरक्षा उद्देश्यों उन्हें प्राप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों की रूपरेखा रणनीति है। हुड्डा समिति की सिफारिश गठन। उद्देश्य सैन्य आर्थिक कूटनीति मामले के माध्यम से राष्ट्र के हितों सुरक्षा की रक्षा करना। पाकिस्तान राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2022-26 का मुकाबला करेगा। थर्ड पॉइंट है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के लिए नए विभाग स्थापित किए जाएंगे। साइबर सुरक्षा के लिए अलग से बजट प्रावधान है। महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करेगा। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 ये 106वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2023 है। विधेयक के उद्देश्य आइए देखते हैं। विधेयक के उद्देश्य ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 133% आरक्षण अनिवार्य करता है। ये मौजूदा SC/ST आरक्षण के भीतर महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित करता है। सीटें चक्रानुक्रमण आधार पर आरक्षित की जाएंगी। आरक्षण 15 वर्षों के लिए प्रदान किया जाएगा। इसके पश्चात संसद द्वारा निर्मित विविध के माध्यम से इसे जारी रखा जा सकता है। नोट अनुच्छेद 330A और अनुच्छेद 332A जोड़ा जाएगा। अनुच्छेद 332 जोड़ा जाएगा। फिर अनुच्छेद 170(3) संशोधन किया जाएगा। परिसीमन के लिए लोकसभा में सिर्फ 2 AIMIM सदस्यों ने इसका विरोध किया। 454 सांसदों ने इसका समर्थन किया। राज्यसभा में सर्वसम्मति से बिल पास हो गया। फिर G20 दिल्ली घोषणा पत्र आइए उसको भी देखते हैं। आदर्श वासुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। फर्स्ट पॉइंट है रूस यूक्रेन युद्ध पर कहा गया कि सभी राज्यों को संयुक्त राज्य चार्टर के अनुरूप कार्य करना चाहिए। सेकंड है क्रिप्टो एसेट्स नियामक ढांचे के लिए संयुक्त रोड मैप। थर्ड पॉइंट है महिला सशक्तिकरण पर कार्य समूह का निर्माण। चौथा पॉइंट हमारा ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना। 5वां पॉइंट है 2030 तक 3 गुनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता। छठा पॉइंट है G20 में पहली बार UNGA 75/UNSC सुधार पर समझौता। सातवां हमारा अफ्रीकी संघ समिति सम्मिलित वैश्विक वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन ISA के साथ ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। नोट G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद हुई थी। भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारा
IMEC ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट PGII के लिए साझेदार हिस्सा। IMES में रेल रोड शिप टू रेल नेटवर्क शामिल है, जिनमें 2 कॉरिडोर हैं। पूर्वी गलियारा भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा। उत्तरी गलियारा गल्फ की यूरोप से जोड़ेगा। इस कॉरिडोर में बिजली केबल, हाइड्रोजन पाइपलाइन और हाई स्पीड डेटा केबल भी शामिल है। उद्देश्य ये व्यापक परिवहन नेटवर्क बनाना है। व्यापार और कनेक्टिविटी को सुविधाजनक बनाकर एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व का एकीकरण। पॉइंट सी हमारा क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना। भारत ग्लोबल साउथ और FIPIC 17 नवंबर 2023 को भारत ने ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी की, जिसमें 125 देशों ने भाग लिया। थीम है ग्लोबल साउथ टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ, एवरीवन्स ट्रस्ट। ग्लोबल साउथ शब्द की कोई सख्त भौगोलिक परिभाषा नहीं है। ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ को फ्रंट लाइन द्वारा विभाजित किया गया। वैश्विक दक्षिण देशों को विकासशील, कम विकसित या फिर अविकसित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ग्लोबल साउथ शब्द 1969 के कार्ल ओग्लवेशी द्वारा गढ़ा गया था। भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच का तीसरा शिखर सम्मेलन पोर्ट मोरेस्बी, पपुआ न्यू गिनी में आयोजित हुआ है। भारत पपुआ न्यू गिनी द्वारा सह-अध्यक्षता विकास के लिए 12 सूत्रीय फार्मूला तैयार किया गया है। सौर ऊर्जा परियोजना के लिए भारत द्वारा समोआ को $100 मिलियन का ऋण सहायता। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति NLP 2022। हाल में ही भारत ने NLP का 1 वर्ष पूरा किया। NLP के उद्देश्य लॉजिस्टिक की लागत कम करना और 2023 तक वैश्विक बेंचमार्क तक पहुंचना, 2030 तक शीर्ष 25 देशों में आना, कृषि उत्पादों की बर्बादी को रोकना, भौतिक संपत्तियों को गोदामों को मानकीकृत करने का उद्देश्य। सभी लॉजिस्टिक की निगरानी के लिए सिस्टम इम्प्रूव ग्रुप का गठन किया गया। डेटा संचालित निर्णय समर्थन तंत्र बनाना। NLP को CLP व्यापक लॉजिस्टिक एक्शन प्लान के माध्यम से लागू किया जाएगा। ये 8 कार्य होंगे। वर्तमान में भारत विश्व बैंक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 38वें स्थान पर रहा है। PM विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्प और कौशल में लगे श्रमिकों को सरकारी सहायता देने के लिए नई दिल्ली में PM विश्वकर्मा योजना शुरू की है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय नोडल एजेंसी है और ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। अवधि है वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय वर्ष 27-28 तक। अब तक प्रारंभिक परिव्यय 13,000 करोड़ रुपए, जिसमें 18 पारंपरिक क्षेत्र शामिल हैं। उद्देश्य ये देखते इसका उद्देश्य PM विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और IED कौशल उन्नयन टूल किट्स प्रोत्साहन, ऋण सहायता, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन, विपणन समर्थन। पात्रता है हमारी न्यूनतम 18 वर्ष। लाभ परिवार के एक सदस्य तक ही सीमित रहेगा। हाथों और औजारों से हाथ से काम करने वाला कारीगर या शिल्पकार। सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम AFSPA
1958। ये अधिनियम अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा के आसान क्षेत्रों में सशस्त्र बलों की विशेष शक्तियों को प्रदान करता है। प्रावधान है, बिना वारंट के संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार करना, कानून के अनुसार किसी व्यक्ति पर गोली चलाना या फिर बल का प्रयोग करना, वित्तीय वित्तीय प्रयोग करना, किसी भी ऐसी संरचना को नष्ट कर दें जिसके हथियारों का भंडार का आश्रय होने का संदेह हो, जहां से हमले की जाने की संभावना हो। साक्ष्य के लिए बिना वारंट के तलाशी लेना। AFSPA अभियोजन या कार्रवाई पर रोक लगाता है। अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय की गई कार्रवाई के लिए कर्मियों के खिलाफ केंद्र की मंजूरी छोड़कर सिफारिशें। न्यायमूर्ति BP जीवन रेड्डी समिति ने इसे निरस्त करने की सिफारिश की। द्वितीय ARC की 5वीं रिपोर्ट ने इसे निरस्त करने की सिफारिश की। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023। पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पहल थीम है स्वच्छ वायु के लिए एक साथ। उद्देश्य क्या है? समाज के सभी वर्गों के लिए जागरूकता पैदा करना, नागरिकों को स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में सूचित करना। NCAP सभी के लिए स्वच्छ वायु लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिणाम आइए देखते हैं। 131 शहरों में तीन समूह को वर्गीकृत किया गया है। पद और हमारा शहर और फर्स्ट है। तो हमारा फर्स्ट जो है शहर है वो इंदौर आया है। इसकी जो मिलियंस में इसकी जनसंख्या है। और उसके बाद हमारा सेकंड है अमरावती, 3 से 10 लाख के बीच में। फर्स्ट हमारा है परमाणु, जो 3 लाख से भी कम है। मूल्यांकन के तहत मानदंड देखते हैं। वाहन उत्सर्जन, सड़क की धूल, बायोमास और नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट जलाना आदि। विभिन्न कानूनों में सुधार। फर्स्ट हमारा भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय दंड संहिता 1960 का स्थान लेगा। राजद्रोह, आतंक और संगठित अपराध की एक नई परिभाषा। मॉब लिंचिंग के लिए अलग से दंड निर्दिष्ट करता है। 18 साल से कम उम्र की महिलाओं के लिए सामूहिक बलात्कार के लिए मौत की सजा। इससे पहले इसमें 12 साल की उम्र था। इससे पहले ये उम्र 12 वर्ष थी। शादी के झूठे वादों को यौन संबंध बनाने के लिए दंड का प्रावधान। बी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC इसमें 1973 के स्थान लेगा। कम से कम 7 साल की सजा के लिए फोरेंसिक जांच अनिवार्य। विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए कम से कम समय सीमा तय करना। घोषित अपराधी की अनुपस्थिति के मुकदमे का संचालन और निर्णय की घोषणा। फिर हमारा सभी परीक्षण, पूछताछ और कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक्स मोड में आयोजित की जा सकती हैं। कम से कम एक सब इंस्पेक्टर के अनुरोध पर आरोपी की मेडिकल जांच। CRPC पहली बार 1862 में अधिनियमित हुआ। बाद में 1898 में, फिर 1923, फिर 1955 में CRPC 1973 संशोधित किया गया। फिर हमारा C पॉइंट कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर डिजिटल रिकॉर्ड को कानूनी प्रावधान कागजी रिकॉर्ड के समान ही होगा। इलेक्ट्रॉनिक के रूप में दी गई किसी भी जानकारी को मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। साथ ही अपराध के लिए एक से अधिक व्यक्तियों को मुकदमा चलाया जाएगा। DNA साक्ष्य स्वीकार्यता के लिए विशेष प्रावधान। मुख्य चुनाव आयुक्त CEC और अन्य चुनाव आयुक्त EC नियुक्त सेवा शर्तें कार्यालय की अवधि विधेयक 2023। आइए इसको भी देखते हैं। प्रावधान
चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें व व्यवसाय का संचालन अधिनियम 1991 की जगह लेगा। सीईसी और ईसी की नियुक्ति, चयन समिति प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इसमें जो कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक खोज समिति है, इस चयन समिति के नामों को एक पैनल प्रस्तावित करेगी। फिर सीईसी और ईसी का वेतन सेवा शर्तें कैबिनेट सचिव के बराबर होगी। पहले ये सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश के बराबर थी। नोट, इससे पहले अनूप वनवाल बनाम यूओआई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की है कि राष्ट्रपति ईसी और सीईसी की नियुक्ति सलाह समिति के परामर्श के तहत करेंगे, जिसे प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल रहेंगे। कंपनी की श्रेणियाँ ये देखते हैं। कंपनी की 3 अलग अलग श्रेणियाँ होती हैं केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम में, अर्थात महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न। 13 महारत्न कंपनियां हैं, 13 महारत्न कंपनियां हैं। और 13वां जो महारत्न बना है वो बना इंडियन ऑयल लिमिटेड नवंबर 2023 में। भारत में 16 नवरत्न कंपनियां हैं और जो 16वीं नवरत्न कंपनियां बनी है वो कौन सी है? वो बनी है IRTS लिमिटेड। फिर हमारा पॉइंट ये कह रहा है कि महारत्न के मानदंड क्या है? नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो, ठीक, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हो, 3 साल का औसत सालाना टर्नओवर 25,000 करोड़ होना चाहिए और 3 साल के लिए औसत वार्षिक नेटवर्थ निवल मूल्य 15,000 करोड़ होना चाहिए। कर पश्चात औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ से अधिक हो। महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति होना चाहिए। नवरत्न की कसौटी क्या है? मिनी रत्न एक सूची एक दर्जा प्राप्त हो, पिछले 5 वर्षों से 3 वर्षों की रेटिंग अच्छी उत्कृष्ट हो, 6 प्रदर्शन संगठनों में पर 60 या फिर उससे अधिक समग्र स्कोर। स्टेट ऑफ इंडियाज वर्ड्स रिपोर्ट 2023, स्टेट्स ऑफ इंडियाज वर्ड्स रिपोर्ट 2023 भारतीय वन्य जीव संस्थान और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष हैं। पक्षी प्रजातियों को समृद्धि कम हो गई, लंबी दूरी के प्रवासियों में 50% से अधिक गिरावट आई, लुप्त प्राय में इंडियन स्कीमर ब्लैक वाली टर्न, गंभीर रूप से लुप्त प्राय में ग्रेट इंडिया वेस्टर्न बंगाल फ्लोरिकिन और वेयर पोचार्ड, भारतीय मोर, एशियाई कोयल, रॉक कबूतर आदि प्रजातियां बढ़ी हैं। फिर हमारा था अनुसंधान राष्ट्रीय रिसर्च फाउंडेशन अधिनियम, अनुसंधान राष्ट्रीय रिसर्च फाउंडेशन अधिनियम 2023। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत यह विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड अधिनियम 2008 को निरस्त करेगा। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। NRF में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता की गवर्निंग बोर्ड का होगा। कार्यकारी परिषद और अध्यक्ष प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार करेंगे और यह निकाय कार्यान्वयन का कार्य करेगा। NRF के कार्य अनुसंधान, नवाचार, उद्यमिता के लिए रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए देश का सर्वोच्च निकाय, अनुसंधान और विकसित के लिए अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक रणनीति तैयार करना, अनुसंधान प्रस्तावों के लिए अनुसंधान प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना, वैज्ञानिक अनुसंधान परिमाणों और खर्च का वार्षिक सर्वेक्षण करेगा। फिर आता हमारा इंडिया स्टैक। यह एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक सेट है जो सरकारों,
स्टार्टअप व्यवसाय और डेवलपर्स को एक अद्वितीय डिजिटल बुनियादी ढांचे का उपयोग करने की अनुमति देता है। इसकी 3 परतें हैं। पहचान परत है, अद्वितीय आईडी प्रदान करना, उदाहरण आधार ई हस्ताक्षर, भुगतान परत भुगतान की अनुमति देना, उदाहरण यूपीआई आधार, सक्षम भुगतान सेवा, डेटा परत डेटा को संरक्षण के रूप में स्थानांतरित करने की अनुमति देना, उदाहरण के लिए डिजिटल लॉकर अकाउंट एग्रीगेटर, इंडिया टैग। इस टैग के प्रमुख घटक हैं आधार, केवाईसी, डिजी लॉकर, यूपीआई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी आदि हैं। फायदे क्या है? वित्तीय समावेशन, अर्थव्यवस्था का औपचारीकरण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाओं की बेहतर डिलीवरी, समान नागरिक संहिता। चर्चा में हाल में ही भारत के 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर सुझाव मांगा। यूसीसी विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकारी से संबंधित सभी धार्मिक समुदायों के मामले पर लागू होता है। पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 के रूप में यूसीसी का पालन करने वाला गोवा भारत का एकमात्र राज्य है। इसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 44 के तहत संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं। लेक्स लॉ की रिपोर्ट 1840 में सिफारिश की गई कि मुसलमानों और हिंदुओं को व्यक्तिगत कानून को संहिताबद्ध नहीं किया जा सकता है, संहिताबद्ध नहीं किया जाना चाहिए। BN राव समिति ने इस संहिताबद्ध हिंदू कानून को सिफारिश की। काला सागर अनाज डील। रूस हाल में संयुक्त राष्ट्र और तुर्की के मध्यस्थता के रूस और यूक्रेन के बीच हस्ताक्षरित काला सागर लाभ समझौते के पीछे हट गया। ये पहल काला सागर, ओडेशा, चोनोस्मार्क, यूजनी, प्रिवेडिनी में प्रमुख यूक्रेनी बंदरगाहों पर वाणिज्यिक भोज्य और उर्वरकों की अनुमति दी थी। ये सौदा 120 दिन की अवधि के लिए हस्ताक्षरित किया गया था। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई के लिए नोडल एजेंसी नीति आयोग ने हाल में ही राष्ट्रीय एमपीआई का दूसरा संस्करण जारी किया है। ये रिपोर्ट राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 और 21 के आधार पर तैयार की गई है। आयाम, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, गरीबी की कुल संख्या अनुपात में भारी गिरावट 2015-16 में 24.85 से 2019-21 में 14.96 हो गई है। रिपोर्ट की मुख्य बातें हैं 15-16 और 19-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में 32.59 से 19.28 की गिरावट, शहरी क्षेत्रों में गरीबी से 5.67 की गिरावट। वर्ष हमारा 15 से 16, 2019 से 21 के बीच गरीबी की तीव्रता 47 से घटकर 44 हो गई। एमपीआई मूल्य में सुधार 2015-16 में 0.117, 2019-20 में 0.66, सभी 12 संकेतकों में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। राज्य का प्रदर्शन है। बहुआयामी गरीबी वाली जनसंख्या का उच्चतम हिस्सा बिहार, झारखंड, यूपी, मेघालय, एमपी। बहुआयामी गरीबी अनुपात में सबसे तेज कमी यूपी, बिहार, एमपी, ओडिशा, राजस्थान। नोट: केरल में इसकी हिस्सेदारी सबसे कम है। बिहार पूर्ण अवधि में एमपीआई के मूल्य से सबसे तेज कमी देखी गई है। उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना 2.0 PLI। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अनुमोदित PLI का लक्ष्य घरेलू विनिर्माण को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाना। 14वें विनिर्माण क्षेत्र में जैसे चिकित्सा उपकरण, खाद्य उत्पाद, कपड़ा उत्पाद आदि की उपलब्ध हैं। IT हार्डवेयर के लिए निम्नलिखित PLI 2.0 लक्ष्य
खंड में शामिल लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पीसी सर्वर और भारत में अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर विनिर्माण। ई अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2023। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 के अधिसूचित किया। ये नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू हुआ। सभी निर्माताओं, उत्पादों, रिफॉर्बिश और रिसाइकल्स को सीपीसीबी द्वारा विकसित पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा। ईपीआर प्रमाणन का निर्माण और लेन देन की पीढ़ियों एवं लेन देन के लिए प्रावधान पेश किए गए। कार्यान्वयन की निगरानी के लिए संचालन समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति के तहत सोलर पैनल सेल सोलर फोटो वोल्टेक सेल पैनल में कैडमियम और चिकित्सा उपकरण में प्रयोग होने वाले सीसा को छूट प्रदान किया जाएगा। जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023। ये अधिनियम भारत की जैविक विविधता के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1992 के उद्देश्यों को पूरा करने की मदद करने के लिए लागू किया गया था। जैविक विविधता पर कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी रूप में बाध्यकारी बहुपक्षीय संधि है। उद्देश्य देखते हैं जैव विविधता का संरक्षण, इसके घटकों का सतत उपयोग, आनुवंशिक संसाधनों से उत्पन्न होने वाली लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा। जी एलायंस दूरसंचार विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। उद्देश्य 2030 तक भारत के लिए एक शक्तिशाली बल गुणक के रूप में कार्य करने के लिए 6G तकनीक को तैयार करना है। ये सहयोगी मंच है जिसके सार्वजनिक और निजी कंपनियां, शिक्षाविद, अनुसंधान संस्थान और मानक विकास संगठन सम्मिलित हैं। औद्योगिक विकास निधि के तहत परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। TTDDA ये योजना यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड द्वारा शुरू की गई है। 6G के बारे में फ्रीक्वेंसी 6G का गीगाहर्ट 95 गीगाहर्ट 3 टेराबाइट, स्पीड 1000 Gbps तक, विलंबता 1 मिलीसेकंड। वन्य संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022। वन संरक्षण अधिनियम 1972 को 2022 को संशोधन किया गया है। ये अधिनियम अप्रैल 2023 में लागू हुआ। वन्य जीवों में वनस्पतियों को लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्गत व्यापार पर अभिसमय CITES के प्रावधानों को लागू करने के लिए एक नया अध्याय BV जोड़ा गया है। वर्ष 2022 में CO2 उत्सर्जन रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने वर्ष 2022 में CO2 उत्सर्जन का रिपोर्ट जारी किया। CO2 उत्सर्जन में 0.9% या 36.8 गीगा टन से अधिक की गई नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। यह रिपोर्ट 2022 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की रिपोर्ट तस्वीर प्रस्तुत करती है। उत्सर्जन स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में अतिरिक्त 550 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन रोकने के लिए मदद की है। ऑनलाइन गेमिंग ड्राफ्ट नियम। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEIT बाई ऑनलाइन गेमिंग को IT नियम 2021 के तहत लाया जाएगा। प्रस्ताव क्या है? एक त्रिस्तरीय विवाद समाधान यंत्र प्रस्तावित है। सत्यापन KYC के लिए अपने ग्राहकों मानदंडों को जानना अनिवार्य है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को सट्टेबाजी में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
ऑनलाइन गेम्स को स्वनियामक निकाय के साथ पंजीकरण कराना होगा। ऑनलाइन गेमिंग में प्रवेश स्तर पर भुगतान की जाने वाली राशि पर 28% जीएसटी है। राष्ट्रीय दल राष्ट्रीय दल का दर्जा आगे देखते हैं उसको भी। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के प्रदर्शन की समीक्षा के आधार पर निम्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा के योग्य पाया: भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। ये राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता के लिए दशाएं हैं। क्या हैं देखते हैं। फर्स्ट है कि यदि कोई दल कम से कम 4 बार राज्यों में राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त हो, यदि उसे लोकसभा के चुनाव में भी 2% सीटें प्राप्त होती हैं तथा ये सदस्य 3 विभिन्न राज्यों में चुने जाते हैं, यदि लोकसभा या विधानसभा के अलग अलग चुनाव में 4 या 4 से अधिक राज्यों में 20% या 6 राज्यों के वेद मतों का 6% प्राप्त करता है तथा इसमें साथ ही किसी राज्य या राज्य की लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त करता है, तो इसके राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाती है। सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023। यह सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 में संशोधन करता है। ये विधेयक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करने के लिए फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा गठन किया गया है। टेलीविजन अन्य मीडिया के माध्यम अलग प्रमाण पत्र है। अनधिकृत रिकॉर्डिंग प्रदर्शन दंडनीय होगा। फिल्म उद्योग और बढ़ावा देने के लिए पायरेसी की समस्या को निपटने और संसद के लिए सिनेमैटोग्राफ बिल 2023 पारित किया गया। प्रत्येक 10 वर्ष में फिल्म का नवीनीकरण करने के लिए आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। भारत में मिलेट्स मोटा अनाज राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2018 भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद नोडल एजेंसी है। भारत के अनुरोध पर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में चुना गया। उत्पादन के अग्रणी राज्य राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र हैं। कुछ पहल देखते हैं। मार्च पहल क्या है? बाजरा और अन्य प्राचीन अनाज अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान। सेकंड है बाजरे को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रतिपादित 7 सूत्र। तीसरा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत बाजरा पर उप मिशन ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट देखते हैं। ये रिपोर्ट यूनिसेफ द्वारा जारी की गई। ये दुनिया के सबसे अधिक प्रभावित देशों में जल असुरक्षा को बढ़ाने वाले प्रमुख कारक पर प्रकाश डालती है। यूनिसेफ की ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट में जल असुरक्षा से संबंधित 3 खतरों पर चर्चा की गई। अपर्याप्त जल, स्वच्छता और असुरक्षित बॉश। विश्व स्तर पर 600 मिलियन बच्चों को अभी भी सुरक्षित पेयजल स्वच्छता तक पहुंच गया है। बिल्कुल भी ये न होने की इस पॉइंट को फिर से रिपीट करते हैं। विश्व स्तर पर 600 मिलियन बच्चे अभी भी सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता तक पहुंच या बिल्कुल भी पहुंच न होने से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बिल्कुल न पहुंच होने से समस्या का सामना कर रहे हैं। असुरक्षित पौष के कारण प्रत्येक वर्ष 3 वर्ष से कम आयु के बच्चे 4 लाख बच्चों की मौत हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद ISRWD अधिनियम 1956। कृष्णा जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना। गोदावरी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा। कावेरी जल विवाद केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी। महानदी जल विवाद है उड़ीसा, छत्तीसगढ़। नदी बोर्ड अधिनियम
1956 भारत सरकार के अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के लिए बोर्ड स्थापित करने के लिए अधिकार दिया गया है। प्रविष्टि 17 राज्य सूची और प्रविष्टि 56 संघ सूची जल संशोधनों पर विधायी प्राधिकरण की प्रभावित करता है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक के में एकल स्थायी न्यायाधिकरण स्थापित किए जाने के लिए प्रस्ताव। अनुच्छेद 262 में ऐसे किसी को विवाद से संबंधित न हो तो सर्वोच्च न्यायालय न ही किसी अन्य न्यायालय में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन अध्यादेश 2023 सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में अनुच्छेद 239 ए का हवाला देते हुए कहा, सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासनिक सेवाओं पर दिल्ली सरकार की विधायी और कार्यकारी नियंत्रण होगी। राज्य शासन संरक्षण अध्यादेश 2023 के माध्यम से उपरोक्त फैसले के प्रभाव को समाप्त कर दिया। संसद ने राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2023 पारित किया। इसके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। अनुच्छेद 239 ए में 69वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में 1991 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। आयुष्मान भारत योजना, इसे प्रधानमंत्री जन धन आरोग्य योजना के रूप में भी जाना जाता है और 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। विशेषता क्या है? प्रति परिवार कवरेज में 5 लाख प्रतिवर्ष 5 लाख प्रतिवर्ष। अस्पताल में भर्ती होने से पहले एक्सप्रेस कवरेज 3 दिन तक, अस्पताल में भर्ती होने के बाद खर्च का कवरेज 15 दिनों तक, कुल परिवार में 10 करोड़। फंडिंग सामान्य राज्यों के लिए 60:40, पूर्वोत्तर राज्यों में 90:10। इसका उद्देश्य है कि फर्स्ट पॉइंट में लाभार्थियों के लिए निवारक, प्रोत्साहन और उपचारात्मक स्वास्थ्य हस्तक्षेप को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता और दक्षता बढ़ाने के लिए, सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने के लिए। MS स्वामीनाथन 7 अगस्त 1925 को जन्म और 28 सितंबर 2023 को निधन हुआ। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते थे MS स्वामीनाथन। संबंधित तथ्य 1961 से 1972 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक, 1972 से 1979 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक, 1979 से 1980 तक कृषि मंत्रालय के प्रधान सचिव, 1982 में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष, 2007 से 13 की राज्यसभा के संसद सदस्य के रूप में कार्य किया। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान 1971 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार, 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार, 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार के विजेता, 1994 UNEP सशाकावा पर्यावरण पुरस्कार, 1999 में यूनेस्को महात्मा गांधी स्वर्ण पदक, 2000 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो फॉर फ्रीडम मेडल। राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान 1961 में MS स्वामी भटनागर पुरस्कार, फिर 67 में पद्मश्री, 72 में पद्म विभूषण, उसके बाद में मिला है 1989 में पद्म विभूषण, 1999 में शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार। भारत का नया संसद भवन, आइए उसको भी देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन
का उद्घाटन किया। 10 दिसंबर 2020 को इस नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखी थी। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया। भारत की सेंट्रल विस्टा पुनर्वास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण किया गया। आर्किटेक्ट बिमल पटेल द्वारा डिजाइन किए गए एक नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया। नए भवन की विशेषता क्या है? इसका आकार त्रिकोणीय है। नए संसद भवन में 6 द्वार, 6 गज, अश्व द्वार, सरदुल्ला द्वार, हमसा द्वार, गरुड़ द्वार, मकर द्वार। संसद भवन में राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक कांस्य से बना है और इसका कुल वजन है 950 किलोग्राम और इसकी ऊंचाई है 6.5 मीटर है। नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में 888 और राज्यसभा कक्ष में 384 पदनित बैठने के लिए व्यवस्था की गई। अब कुल मिलाकर 1272 सीटें हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में नदी के साथ पवित्र शेंगोल की स्थापना की। क्षमा चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में नंदी के साथ पवित्र शेंगोल की स्थापना की। शेंगोल को हिंदी में राजदंड कहा जाता है और इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य में होता आ रहा है। शेंगोल सत्ता हस्तांतरण की पहचान रहा है, तमिल संस्कृति की शान रहा है। ये राजदंड 5 फीट लंबा और इसके शीर्ष पर नंदी बैल और जहाँ पर न्याय का प्रतीक है। लोकसभा के अतिरिक्त हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, वहीं राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल पर आधारित है। संसद परिषद में राष्ट्रीय बरगद है।